नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रथम ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रश्न पिछले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? ए चौगुना, बी दोगुना, सी आधा, डी एक चौथाई। तो इसका सही उत्तर है ए चौगुना। अगर किसी कार की गति को दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए 4 गुना ब्रेक बल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा मूल परिमाण है? ए आयतन, बी काल ऑब्लिक समय, सी वेग, डी बल। तो इसका सही उत्तर है बी काल यानी समय। जो मूल परिमाण होता है उसमें काल यानी समय जो है मूल परिमाण में इनको शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? ए बल, बी संवेग, सी बल आघूर्ण, डी संवेग के परिवर्तन की दर। तो इसका सही उत्तर है बी संवेग। प्रश्न संख्या 4 है, यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा? ए दोगुना, बी आधा, सी चौगुना, डी उस पर कोई असर नहीं होगा। इसका सही उत्तर है बी आधा। अगर किसी केशिका यानी पाइप के अंदर का जो डायमीटर है उसके व्यास को डायमीटर को दोगुना कर देते हैं तो उसका फोर्स जो है पानी का उठाव जो है वो आधा हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? ए वह फैलता है, बी वह सिकुड़ता है, सी वह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, डी वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। इसका सही उत्तर है ए वह फैलता है। किसी भी धातु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके आयतन में प्रसार हो जाता है, वह फैल जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? ए है वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। बी वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती है। सी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती है। डी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वो ज़मीन पर समान वेग के साथ गिरती है। इसका सही उत्तर है ए वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? ए जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। बी सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है। सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, डी उसके आकार के कारण। तो इसका सही उत्तर है सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। अगर हम लोग किसी सुई को पानी की सतह पर एकदम धीरे से ले जा कर के रखें तो वह तैरने लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी यानी सुई की पृष्ठ तनाव कम रहती है, लेकिन अगर वही सुई को हम लोग वेग से छोड़ दें पानी में तो वह डूब जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, सी पृष्ठ भाग के बराबर, डी घनत्व के बराबर। तो इसका सही उत्तर है बी भार के बराबर। अगर आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भी वस्तु को जल में रखते हैं और उस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल का भार के बराबर हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? ए 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है सी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड।
पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर पृथ्वी से किसी भी चीज़ को छोड़ना हो तो कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड का पलायन वेग का मान की जरूरत पड़ती है। प्रश्न संख्या 10 है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? ए ऊपर उठता है, बी नीचे गिरता है, सी उतना ही रहता है, डी पहले गिरता है और फिर उठता है। तो इसका सही उत्तर है सी उतना ही रहता है। बर्फ जब जमता है यानी पानी से जब बर्फ को जमाते हैं तो उसके आयतन में प्रसार हो जाता है। आयतन में प्रसार हो जाने के कारण बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आता है और पानी के ऊपर उसका उतना ही प्रतिशत भाग तैरता है जितना प्रतिशत उसके आयतन में प्रसार हुआ था। इसीलिए जैसे ही बर्फ का पानी पिघलेगा बर्फ तो उसके पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है। उसे सीटी की आवाज़ ये दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देगी। बी रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी। सी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। डी रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। इसका सही उत्तर है सी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। प्रश्न संख्या 12 है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में ए अनुक्रमिक वृद्धि होगी, बी अनुक्रमिक कमी आएगी, सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। इसका सही उत्तर है डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पहले उसमें कमी आएगा और फिर वृद्धि होने लगेगा। प्रश्न संख्या 13 है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है। ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी बेकेलाइट, डी पॉलीस्टाइरीन। इसका सही उत्तर है बी नायलॉन। ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? ए बर्नौली का नियम, बी पोसियल्स सिद्धांत, सी पास्कल नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी पास्कल नियम। ऑटोमोबाइल यानी मोटर गाड़ी में जो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 15 है, जब बर्फ के 2 घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? ए वंडरबॉल का बल, बी द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट, सी हाइड्रोजन आबंध मोमेंट और डी सहसंयोजक आकर्षण। तो इसका सही उत्तर है सी डी सहसंयोजक आकर्षण। प्रश्न संख्या 16 है, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ए बहुत गर्म होगा, बी अत्यधिक तूफानी होगा, सी शीतलहर वाला होगा, डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका सही उत्तर है बी अत्यधिक तूफानी होगा। अगर किसी भी स्थान पर वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिरने लगे यानी वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर में पारा नीचे गिरने लगे तो वह इस बात का संकेत होता है कि उस क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण बाहर से उस क्षेत्र में तेज गति से हवाएं चलेगी और उस क्षेत्र में आंधी तूफान की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मौसम बहुत खराब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है? ए बल को, बी संवेग को, सी आवेग को, डी कैच करने के समय को। इसका सही उत्तर है सी आवेग को। आवेग को कम करने के लिए ही बॉल को कैच करते समय कोई भी खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे कर लेता है या पीछे खींच लेता है। प्रश्न संख्या 18 है, जब बस सहसा मुड़ती है यानी अचानक मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है ए उस पर बाहर की ओर कर्षण है, बी गति का जड़त्व है, सी संवेग में परिवर्तन है, डी त्वरण में परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर है बी गति का जड़त्व है। न्यूटन के गति का जो जड़त्व नियम है उसके अनुसार जब बस चल रहा है और उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका पूरा शरीर जो है वो गतिशील हो जाता है, लेकिन अगर बस अचानक जो है वो मुड़ जाए तो मुड़ जाने के कारण वो बाहर की ओर गिरने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका शरीर जो है वो बस के साथ गतिशील था उस रूप में जिस रूप में वह सीधा चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही बस मुड़ जाता है या रुक जाता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर गिरने लगता है। प्रश्न संख्या 19 है, किसी टावर के शीर्ष से
समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद 5 फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए वृत्त का, बी परवलय का, सी दीर्घ वृत्त का, डी अति परवलय का। तो इसका सही उत्तर है बी परवलय का। प्रश्न संख्या 20 है, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। ए एक समान चाल के साथ, बी एक समान वेग के साथ, सी एक समान त्वरण के साथ, डी प्रतिवर्ती त्वरण के साथ। तो इसका सही उत्तर है सी एक समान त्वरण के साथ। प्रश्न संख्या 21 है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घटता है, डी बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है सी घट जाता है। अगर बर्फ पर दबाव बढ़ा देंगे तो बर्फ का गलनांक बिंदु जो है वो घट जाता है और बर्फ के गलनांक बिंदु घट जाने के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगता है। प्रश्न संख्या 22 है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, सी वेग ग्राफ अरैखिक होता है, डी वेग ग्राफ रैखिक होता है। इसका सही उत्तर है बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। प्रश्न संख्या 23 है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ए तेल बहुत हल्का होता है, बी बत्ती में से तेल का विसरण होता है, सी पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, डी केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इसका सही उत्तर है डी केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। लैंप हो, लालटेन हो, दिया हो, इसमें हम लोग जिस बत्ती का इस्तेमाल करते हैं उस बत्ती में रेशा होता है, इसी रेशा से तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग केशिका की घटना कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ए क्वांटम सिद्धांत का, बी सापेक्षता का समान सिद्धांत का, सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का, डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। तो इसका सही उत्तर है बी सापेक्षता का समान सिद्धांत का। जो द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत है वो सापेक्षता का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को आइंस्टीन ने दिया। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ले सातेलिए का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी परासरण का नियम। तो इसका सही उत्तर है सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहा जाता है कि किसी भी द्रव्य यानी मैटर का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है और इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। प्रश्न संख्या 26 है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है? ए घनत्व के लिए, बी सौर विकिरण की तीव्रता के लिए, सी भूकंप की तीव्रता के लिए, डी उच्च तापमान के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए घनत्व के लिए। किसी भी वस्तु के घनत्व यानी डेंसिटी को मापने के लिए पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ए तेल पानी से हल्का होता है, बी तेल अधिक श्यान होता है, सी तेल पानी में नहीं घुलता है, डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर है डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। पानी की तुलना में तेल बहुत पतला होता है जिस कारण तेल का पृष्ठ तनाव पानी की तुलना में कम होता है। प्रश्न संख्या 28 है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? ए न्यूटन ने, बी आर्किमिडीज ने, सी गैलीलियो ने, डी फैराडे ने। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। प्रश्न संख्या 29 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? ए अल्टीमीटर, बी एनीमोमीटर, सी क्रोनोमीटर, डी डोजीमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से पवन की गति को यानी पवन के स्पीड को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी अचानक वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी स्थिर रहेगी, डी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका सही उत्तर है बी घट जाएगी। अगर किसी भी स्थान पर अचानक तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ की अपेक्षित आर्द्रता जो है वो घट जाता है, क्योंकि तापमान अचानक बढ़ जाने से वायुमंडल में मौजूद ह्यूमिडिटी जो है वो अवशोषित हो जाता है, सूख जाता है, जिस कारण आर्द्रता कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ए ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, बी वजन में कमी से वायु दाब घटता है, सी गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, डी गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है सी गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। प्रश्न संख्या 32 है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? ए ऊर्जा का, बी कार्य का, सी संवेग का, डी जड़त्व का। तो इसका सही उत्तर है डी
जड़त्व का। न्यूटन ने 3 नियम दिया है, इस 3 नियम में जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। प्रश्न संख्या 33 है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका सही उत्तर है बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 34 है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ए पत्थर पैराशूट से भारी है, बी पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, सी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। इसका सही उत्तर है सी, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः उसका वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है और इसी कारण पैराशूट धीरे धीरे नीचे गिरता है। प्रश्न संख्या 35 है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि ये जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, बी पाइप के अंदर वाली पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, सी तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और वह पाइप फट जाते हैं। पानी जब बर्फ में बनता है तो उसके आयतन में प्रसार हो जाता है और आयतन में प्रसार होने के कारण ही पाइप को जो है पाइप फट जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। ए पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, बी वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, सी पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, डी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। इसका सही उत्तर है बी, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है यानी इलास्टिक है। ए रबर, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर है सी स्टील। स्टील यानी इस्पात को सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक माना गया है। स्टील में ही सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी का गुण होता है और यही कारण है कि जितना भी स्प्रिंग बनाया जाता है वो सभी स्टील का ही बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। ए उसके पीछे, बी उसके सामने, सी उसके हाथ में, डी उसके बगल में। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है ए उसके पीछे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी खुली कार में जा रहा है एक समान गति से तो गेंद उसके पीछे गिरेगा। इसका सही आंसर होगा उसके सामने, उसके हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि गाड़ी जब रफ्तार में चल रही है तो उसके साथ साथ वायु भी जो है रफ्तार में चलती है। नतीजा जितना कार आगे बढ़ता है उतना ही वायु भी आगे बढ़ जाता है, इसीलिए गेंद हाथ में गिरेगा। प्रश्न संख्या 39 है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ए अपने हाथ एक साथ मिला लें, बी अपने हाथ ऊपर उठा लें, सी अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, डी अपने हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। इसका सही उत्तर है सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। जब किसी भी घिरनी पर यानी चक्र पर हम लोग चारों ओर बैठ करके घूमते हैं तो उसमें शरीर को बैलेंस करने के लिए, कोणीय चाल को कम करने के लिए अपने दोनों हाथ को फैला देना चाहिए, जिससे कि शरीर बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे। प्रश्न संख्या 40 है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन है। ए गुरुत्वीय बल, बी स्थिर वैद्युत बल, सी चुंबकीय बल, डी नाभिकीय बल। तो इसका सही उत्तर है ए गुरुत्वीय बल। जितना भी मूल फोर्स है उसमें सबसे कमजोर जो है गुरुत्वीय बल होता है। प्रश्न संख्या 41 है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्था, डी घर्षण। तो इसका सही उत्तर है ए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही तो सभी ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल यानी सबसे मजबूत बल कौन है। ए वैद्युत बल, बी गुरुत्वीय बल, सी नाभिकीय बल, डी चुंबकीय बल। इसका सही उत्तर है सी नाभिकीय बल। जो एटॉमिक फोर्स है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल है। प्रश्न संख्या 43 है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। ए वायु के कम दबाव के कारण, बी न्यून तापमान के कारण, सी ओजोन के कारण, डी उच्च आर्द्रता के कारण। तो इसका सही उत्तर है ए वायु के कम दबाव के कारण। समुद्र तल से जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान भी कम होता है, और जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब भी घटते जाता है।
ऊंचाई पर वायु दाब कम होने के कारण ही सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रश्न संख्या 44 है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच ए फर्श पर गिर जाएगा, बी अचल रहेगा, सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, डी स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करते रहेगा। प्रश्न संख्या 45 है, आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सदा एक समान रहता है? ए किसी वस्तु की लंबाई, बी समय, सी आकाश, डी प्रकाश का वेग। तो इसका सही उत्तर है डी प्रकाश का वेग। प्रश्न संख्या 46 है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ए जड़त्व, बी वेग, सी प्रतिक्रिया, डी संवेग। तो इसका सही उत्तर है सी प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वही न्यूटन का तीसरा नियम है, और इसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग पत्थर पर ठोकर मारते हैं तो हमको जो उसका प्रतिक्रिया होता है और पत्थर भी हमारे ऊपर में ठोकर मारता है, बल लगाता है। प्रश्न संख्या 47 है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो ये द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, डी भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। किसी भी वस्तु को हम लोग किसी भी पिंड पर ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं या अन्य किसी भी आकाशीय पिंड पर ले जाएं, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका मास उतना ही रहता है, लेकिन उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक गुरुत्वाकर्षण उस पिंड का है तो उसका भार में वृद्धि हो जाएगा, और अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम गुरुत्वाकर्षण है तो उसके भार में कमी हो जाएगा। जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है तो चंद्रमा पर उसका भार कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, चावल पकाना कठिन होता है? ए पर्वत के शिखर पर, बी समुद्र तल पर, सी खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही उत्तर है पर्वत के शिखर पर। जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायु दाब घट जाता है, और वायु दाब घटने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट घटने के कारण कम तापमान पर ही जल उबलने लगता है, और कम तापमान मिलने के कारण जब जल उबलने लगता है तो चावल पकने में लेट होता है, क्योंकि भोजन अधिक ताप मिलने पर जल्दी पकता है और कम ताप मिलने पर धीरे धीरे पकता है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ए गोता लगाने का बोर्ड, बी पुल, सी झूमी झूमी, सी सौ, डी साधारण तराजू। तो इसका सही उत्तर है बी पुल। आजकल जितना भी पुल एडवांस टेक्नोलॉजी का बन रहा है वो सभी कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 50 है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। पहला छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, सी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर होगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है। द्रव्यमान अगर अलग अलग है और अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थरों को अगर एक ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों पत्थर एक ही साथ जमीन पर गिरेगा, लेकिन अगर द्रव्यमान के साथ भार भी अलग अलग है तो फिर इसमें अंतर हो जाएगा। तो द्रव्यमान सेम रहने पर दोनों पत्थर एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा। फिजिक्स के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।